जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये जो रिमाइंडर का समान ज्ञान बुक है उसका सेट नंबर 4 देखेंगे। बाकी के 3 सेट करा दिए गए हैं। तो अगर अभी तक आप बाकी के 3 सेट नहीं देखें तो मेरे यूट्यूब चैनल में लिंक में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और आज इस वीडियो में हम पॉलिटी के 50 क्वेश्चन देखेंगे। सेट 4 से पॉलिटी का 50 क्वेश्चन रहेगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से सभी क्वेश्चन को और उसका आंसर समझने का कोशिश करते हैं। अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे डेली जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपलोड किया जाता है उसका आंसर के साथ में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इसका? तो इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 के में है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? यानी कि ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत में इलेक्शन लड़ने के लिए कितना उम्र होनी चाहिए? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 18 वर्ष से वोट देने का एज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यानी कि 21 वर्ष या इससे ऊपर होगा तो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ सकता है कोई भी व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, किसे माना जाता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, तो किसे माना जाता है सर्वोत्तम? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदी उप स्थापक को सर्वोत्तम माना जाता है, बंदी उप स्थापक को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर नहीं लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो 7 का आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रति संरक्षण है। 7 का आंसर ये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा, किस अनुच्छेद में लिखा गया है? बताइएगा 8 का आंसर। तो यह अनुच्छेद 24 में लिखा गया है। 24 वर्ष से कम एज के बारे में क्या यहाँ लिखा गया है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 24 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानूनी अधिकार प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार प्राप्त है बताइएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग को कानूनी अधिकार प्राप्त है, बाकी ये 3 लोग को कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है बताइएगा? मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का क में है। अनुच्छेद 51 का क में है मूल कर्तव्य के बारे में वर्णन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट करता है राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय। दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? अगर कोई राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाता है या राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे बताइए? इसका आंसर क्या होगा? तो अधिकतम 6 महीने की अवधि तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का इलेक्शन होना जरूरी हो जाता है उस स्थिति में।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर है कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है। किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 143 से ये आर्टिकल है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है, प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिमंडल द्वारा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है कौन है? युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला कौन करता है कानूनी रूप से? बताइए। तो ये राष्ट्रपति करते हैं, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वही करते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्या कह रहा है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल में होते हैं कितने सदस्य? किस सदन के सदस्य होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल के होते हैं, क्या होते हैं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन विधान परिषद के सदस्य नहीं भाग लेते हैं। विधानमंडल में सिर्फ विधानसभा से लोग भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद का सदस्य नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे देश में सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है इसीलिए। तो ये लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं, मनोनीत सदस्य नहीं निर्वाचित, वही सिर्फ भाग लेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है किसके द्वारा? किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह राज्य संचालित होगा किसके द्वारा? तो 17 का आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहाँ का शासन प्रशासन देखता है राज्य के राज्यपाल, संचालित होता है राज्यपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है बताइएगा। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको मिनिमम एज कितना है? मैक्सिमम का चर्चा हमारे संविधान में नहीं किया गया है, तो मिनिमम कितना है? तो मिनिमम एज हो जाएगा 35 वर्ष। 35 वर्ष। अधिकतम कितना, मतलब अनलिमिटेड बार अगर कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो बन सकता है, इसका कोई ये नहीं है। लेकिन अमेरिका के संविधान में है कि वहाँ के राष्ट्रपति सिर्फ 2 ही बार बन सकते हैं, भारत में अनलिमिटेड है। ऑल इंडिया, लेकिन अभी तक सिर्फ राजेंद्र प्रसाद हैं जो 1 से अधिक बार बने हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं, कौन करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति? तो ये हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन होगा सही। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? याचिका, ये जो याचिका है परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये जारी किए जाते हैं किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं परमादेश एवं बंदी प्रत्यक्षीकरण। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, बताइएगा कैसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है बताइएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग कोई भी सदन में लाया जा सकता है पहले, लेकिन दोनों सदन का सहमति होना जरूरी है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन का। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो किसका पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति है भारत का उपराष्ट्रपति, किसका पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? अवित्तीय विधेयक, अवित्तीय यानी कि वित्तीय नहीं है, अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बार। 1 बार राष्ट्रपति लौटा सकता है अवित्तीय विधेयक को। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। कौन कौन होता है संसद का अभिन्न अंग बताइएगा। संसद का अभिन्न अंग 79 के अनुसार कौन कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति भी होता है संसद का अंग, राज्यसभा भी और लोकसभा भी। ठीक है, उपरोक्त तीनों इसका आंसर हो जाएगा। 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। इसके लिए सरला याद करते हैं, सरला, सरला मिलकर
ये बनता है संसद बनता है। स से हो गया संसद, र से हो गया राज्यसभा, और ल से हो गया लोकसभा। ठीक है, 79, 80, 81 करके ऐसे करके अनुच्छेद भी इसका है। किस किस अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है, 26 नंबर। तो प्रधानमंत्री बनाया जाता है नियुक्ति के द्वारा। नियुक्ति के द्वारा प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। संसद के 2 अधिवेशन का समयांतर से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने माह से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 अधिवेशन के बीच में कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, बताइएगा। तो ये 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए 2 अधिवेशन के बीच में। लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है। लोकसभा का जो सत्र है वो न्यूनतम यानी कि कम से कम कितनी बार बुलाया जाता है 1 वर्ष में। तो ये हो जाएगा 2 बार। और ऊपर में दिया हुआ था ये दोनों के बीच में 6 माह का गैप, अधिकतम मतलब 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, अधिकतम 6 माह। अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्या कहता है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। कब दी जाती है, कोई भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है, बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है। यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे दी जाती है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्न को पूछने एवं उत्तर देने में लगाए जाते हैं, जिसे जाना जाता है। अगर ये बोल रहा है कि दोनों सदन के प्रथम घंटा में जो बैठक होता है उसके प्रथम घंटे में प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर दिया जाता है, जिस जाना जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। प्रथम आवर में प्रश्नकाल होता है, उसमें क्वेश्चन आंसर का ये चलता है, सेशन चलता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्यों को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य बोलना बंद करने के लिए कह सकता है। यह व्यवस्था जानी जाती है। अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहता है कि जो बोल रहा है उसको मतलब चुप करा के किसी और सदस्य को बोलने के लिए देते हैं, समय देते हैं, तो इस व्यवस्था को जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है, तो ये क्रॉसिंग द फ्लोर के रूप से जाना जाता है। इस व्यवस्था को क्रॉसिंग द फ्लोर के रूप से जाना जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शून्यकाल क्या है। अभी ऊपर में चर्चा हुआ था, शून्यकाल क्या है बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। ऊपर में हुआ था अभी प्रश्नकाल का चर्चा, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा, ये प्रथम 1 घंटे में प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने वाले समय को कहते हैं प्रश्नकाल, और प्रश्नकाल के बाद के घंटे को कहते हैं शून्यकाल। ये देखिए शून्यकाल क्या है, 32 नंबर। तो शून्यकाल है प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। पहले प्रश्नकाल होता है, उसके बाद शून्यकाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। बारी बारी से एक एक प्रश्न को अच्छा से समझिएगा दोस्तों। 33 नंबर है, भारत की संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है। भारत की संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल में अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 घंटा। शून्यकाल का अवधि है 1 घंटा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है, कितना आयु है लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम। कम से कम का चर्चा है, मैक्सिमम का चर्चा नहीं है दोस्तों हमारे संविधान में। तो कितना है, अगर कोई लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसको कम से कम मिनिमम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए भी मिनिमम आयु 25 वर्ष है दोस्तों बताइएगा, राज्यसभा एक है क्या। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, जबकि लोकसभा एक अस्थायी निकाय है। लोकसभा पूछता तो ये हो जाता अस्थायी निकाय। लोकसभा अस्थायी है जबकि राज्यसभा अस्थायी निकाय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगता होगा आप सबको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यनिवृत्त होते हैं। राज्यसभा अस्थायी सदस्य है, तो इसके कितने सदस्य कार्यनिवृत्त होते हैं 2 वर्ष में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं, और वो सदस्य चाहें तो दोबारा भी मतलब ये चुनकर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। कौन अभिनेत्री थी जिसका निर्वाचन हुआ था राज्यसभा में प्रथम सबसे पहले। तो ये हो जाएगा नरगिस दत्त का सर्वप्रथम निर्वाचन हुआ था
राज्यसभा में, ये आंसर सही होगा। 38 नंबर देखते हैं, लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो ये 1952 में हुआ था पहला आम चुनाव लोकसभा का। अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है साथियों, बताइएगा। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा। तो ये 14 दिनों के भीतर लौटा दिए जाने चाहिए। अगर नहीं भी लौटाता है तो ये मतलब पारित समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, बताइएगा। तो ये संविधान संशोधन विधेयक अगर मतलब होता है संविधान संशोधन विधेयक, तो ये अलग अलग दोनों सदनों से विशिष्ट बहुमत द्वारा पारित होना समझा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने के कारण लोकसभा और राज्यसभा के बीच संयुक्त बैठक होती है। और क्वेश्चन आता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा शून्यकाल। संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान के रूप में शून्यकाल को समझा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्र का जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत अगर यहाँ पे है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता, लेकिन वही पूछता कि केंद्र सभा के मंत्रिपरिषद या मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास होती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास। 46 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई भी सदन का ये नहीं है, सदस्य नहीं है, और वो मंत्री बन गया है तो कितने समय के अंदर उसको सदन की सदस्यता लेना जरूरी है? लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है कितने समय के अंदर? या विधानमंडल में भी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होना जरूरी है? कोई मंत्री बन गया है व्यक्ति तो उसको 6 माह के अंदर मंत्री पद का शपथ, मतलब 6 माह के भीतर उसे 6 माह तक मंत्री रह सकता है। 6 माह के अंदर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य होना जरूरी हो जाता है, नहीं तो फिर वो 6 माह बाद उसको इस्तीफा देना पड़ जाता है। निम्न में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? 47 का। तो ये संविधान संशोधन संबंधी विधेयक है, बिल है जो दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। 48 नंबर क्वेश्चन है, गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता? गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में कौन भाग ले सकता है, बताइएगा। तो ये महाधिवक्ता अटर्नी जनरल जिसे कहा जाता है, महान्यायवादी, ये भाग ले सकता है। 49 का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 49 नंबर, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है कितना है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना है? तो यह है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। अगर वो महालेखा परीक्षक की पद पे आया है और पहले 6 वर्ष मतलब 6 वर्ष तक कार्यकाल के बीच में उसका एज नहीं आता है, 65 वर्ष होता है तो 6 वर्ष कार्य करेगा। अगर वो उसका 3 ही वर्ष हुआ है, 65 वर्ष एज हो गया, तो मतलब ये एज उसका देखा जाएगा। ठीक है, तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष कार्यकाल होना चाहिए या 65 वर्ष की आयु होना चाहिए। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइएगा लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किसके आहरित होता है? सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो यह हो जाएगा संचित निधि से आहरित होता है, संचित निधि से। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा होगा बताइएगा ज़रूर, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।